नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 13 मई 2023 एंड करंट अफेयर्स के डेली एनालिसिस के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं सबसे पहला न्यूज देख लेते हैं असम ट्रिब्यून से। ना ये न्यूज़पेपर का कटलेट मैंने लगाया हुआ, एक कट पोर्शन लगा हुआ है जहां पर जो चीज को फोकस करना मैं चाहता हूं ना, स्पेसिफिकली इस बार जो मेंस के आंसर्स आप लोग लिख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इश्यू को हाईलाइट कर रहा है। वो इश्यू क्या है? वो इश्यू है पुअर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी का, पुअर हमारे असम में पावर फैसिलिटी का। ये सारे इश्यूज को फोकस कर रहा है। जैसे देखो क्या है लिखा हुआ है, सिटी हॉस्पिटल कंडक्ट सी डिलीवरी, सी सेक्शन का डिलीवरी यूजिंग टॉर्च लाइट। मतलब कैन यू इमेजिन दैट एक पेशेंट का सी सेक्शन का जो डिलीवरी हो रहा है उसका टॉर्च लाइट को यूज करके किया गया है। ऐसा कंडीशन आ गया हमारे आसाम के हॉस्पिटल्स में ना। ये जैसे मैंने बोला बहुत एक बड़ा इश्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, राइट। अच्छा, आपका ये जो एटलीस्ट मेंस या फिर जो फ्यूचर में मेंस लिखेंगे, ऑफ कोर्स आप जीएस पेपर 4 एथिक्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट व्हाट आर द एथिकल इश्यूज दैट वी गेट टू फेस इन दिस वेरी न्यूज सेक्शन। मतलब ये जनरल आपको ये नो नीड टू गो थ्रू दिस न्यूज एज वेल, राइट। ये जस्ट बतला रहा है दैट एक पेशेंट का जो एक हेल्थ है उसको रिस्क में डाला जा रहा है, पहली बात तो। दूसरा, दैट हमारा पावर सेक्टर कर रहा है तो कर क्या रहा है ना? क्या इतना ज्यादा पावर की कमी है दैट हॉस्पिटल्स में भी पावर की फैसिलिटीज नहीं है? अगर पावर फैसिलिटीज नहीं है तो हॉस्पिटल की जो इतनी बड़ी ज्यादा जो फीस ली जाती है, व्हाट आर दे डूइंग, राइट। ये सब सरकारी अस्पतालों में तो एटलीस्ट ये सब तो फ्री करवाना ही चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ बड़ा इश्यूज है जो क्या इसको पुट कर रहा है। एनीवेज वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, एथिकल डायलेमा इसके रिलेटेड वो हम लोग जरूर से देखेंगे। बट आज जो क्वेश्चन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। बात कर रहे हैं यहां पर थर्मोबारिक बॉम्ब्स के बारे में। नाउ पहले तो ये देख लेते हैं दैट ये थर्मोबारिक बॉम्ब्स होते तो होते क्या है, उसके बाद हम लोग समझते हैं दैट एक्चुअली में ये किसके द्वारा यूज किया गया। देखो ये ऐसे बॉम्ब्स है, ये काइंड ऑफ बॉम्ब है लिटरली, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, जैसे नॉर्मल बॉम्ब होता है ना मिसाइल के द्वारा जो गिराया जाता है, ये भी वैसा ही कुछ बॉम्ब है। ये अगर बॉम्ब कहीं पर भी गिरेगा, अब इस बॉम्ब से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है पैसे पता है कैसे? आजू बाजू इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से। मतलब आप सोचो ये बॉम्ब अगर कोई भी रीजन में गिर गया ना तो क्या करेगा, उस रीजन के आजू बाजू वाले रीजन का जो ऑक्सीजन है उससे लेकर अपना एनर्जी को ये प्रोड्यूस करेगा। अब इससे क्या होगा दैट आप अगर सोचो यहां पर रहते तो आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा सांस के लिए। समझ रहे हो? ये थर्मोबारिक एक्सप्लोजंस दे आर वेरी वेरी डेंजरस। कुछ 2 साल पहले, एक साल पहले न्यूज में था जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक स्टार्ट किया था। ऐसे एलिगेशंस लगे थे रशिया के ऊपर दैट रशिया ने थर्मोबारिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, राइट। और अभी जो न्यूज है वो है म्यांमार मिलिट्री को लेकर। जी हाँ, म्यांमार मिलिट्री ने कहा जा रहा है दैट इन्होंने थर्मोबारिक या फिर वैक्यूम बॉम्ब भी जिसको बोला जाता है उसको यूज किया गया है ऑन द विलेज इन सगाएंग लास्ट मंथ, जिसके कारण वहां के रीजन के अराउंड मोर देन 160 लोग, बहुत बड़े ये क्वांटिटी होता है, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। कैन यू इमेजिन दिस, राइट। तो यस दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज। इसको हम लोग जैसे बोला गया यह वैक्यूम बॉम्ब भी कहते हैं, इसको फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना इसका फ्यूल क्या है, एयर है। एयर से जो ऑक्सीजन है उसको खींच खींच कर ये बेसिकली उस रीजन का एयर ही एबिलिटी डाउन कर देती है। तो आप सांस लोगे तो लोगे क्या, है ना? ऑक्सीजन चाहिए ना आपको। तो वही यहां पे बोला गया, इसको हम लोग एरोसोल बॉम्ब भी कहते हैं, वैक्यूम बॉम्ब भी कहते हैं, एंड इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव दैट यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। आजू बाजू वाले जो एयर है ना उससे ऑक्सीजन को यह यूज कर लेगा, जिससे ये जनरेट करेगा हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज डील्स विथ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। क्यों न्यूज में था? क्योंकि
यूके में एक बेबी हैज बीन बोर्न यूजिंग थ्रू दिस टेक्निक। तो सवाल होता है हमारे लिए जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट होता क्या है? देखो नाम से माइक्रोकॉन्ड्रिया मतलब ऑफ कोर्स माइक्रोकॉन्ड्रिया का तो कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होगा ही इसमें, एब्सोल्युटली है। तो सवाल होता है क्या है, वो चीज देख लेते हैं। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कंबाइन करता है स्पर्म्स और एग्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट। फॉर एग्जांपल क्या होता है दैट बायोलॉजिकल पेरेंट्स का ही स्पर्म्स और एग्स को ही फ्यूज किया जाता है, बट यहां पे एक थर्ड पर्सन रहता है ना, जो कि डोनर्स एग। क्योंकि बहुत समय क्या होता है ना दैट माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कुछ कुछ डिजीजेस होती है, माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज, उसके कारण पेरेंट्स के अगर माइक्रोकॉन्ड्रियाज को इन्फ्यूज किया जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है दैट जब मेल का जो स्पर्म है और फीमेल का जो एग है उसमें थर्ड पर्सन के जो डोनर एग होते हैं ना, थर्ड पर्सन, उनके एग से बेसिकली माइक्रोकॉन्ड्रिया को एक्सट्रैक्ट करके उसमें घुसाया जाता है। समझ लो बेसिकली क्या चीज चल रहा है, राइट? तो ये ही है ये माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट जिसके बारे में हम लोग बात किए जा रहे हैं, राइट? तो वही चीज बोला गया दैट हार्मफुल म्यूटेशंस होती है इन माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो क्या अगर इनहेरिट किया जाए फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड तो ये आगे में वो चाइल्ड को भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन टेक्निक। और ये बोला जाता है दैट ये जो बीमारी होता है ना, यूजुअली माइक्रोकॉन्ड्रिया के लिए जो बीमारी होती है, ये आपको 5,000 और या फिर 10,000 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन को, बहुत कम रेट है बट स्टिल इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू दैट वी गेट टू सी हियर, राइट? वहां पे क्लियरली जैसे कि मैंने पहले ही आपको समझाया प्रॉपर्ली, वही चीज यहां पर भी होता है जहां पर मदर एग है ना, डोनर एग, राइट? सो इससे क्या हो रहा है दैट डोनर एग का न्यूक्लियस को हटा दिया जा रहा है। मदर एग का न्यूक्लियस मेन जो देखो कैरेक्टरिस्टिक को तो मदर ही का रहेगा, तो मदर का जो रहेगा, मदर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही उस मेन एग में रहेगा, बट मदर के न्यूक्लियस को लिया जाता है, राइट? और ऑफ कोर्स इनके माइक्रोकॉन्ड्रियास को हटा दिया जाता है। इनके माइक्रोकॉन्ड्रियास के साथ अल्टीमेटली स्पर्म को फ्यूज किया जाता है, जिससे जो बच्चा पैदा होता है वो अल्टीमेटली बायोलॉजिकली जो है नॉर्मल जो पेरेंट्स का होगा, मदर और फादर, उन्हीं का बच्चा होगा, बट बेसिक जो ये बीमारी वाला जो एस्पेक्ट है उसको सिर्फ वाइप आउट किया जाता है, राइट? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एम पॉक्स के बारे में। आपने सुना होगा मंकी पॉक्स, पहले इसको मंकी पॉक्स ही बोला जाता था, राइट? बट उसको अभी जस्ट डब्ल्यूएचओ ने नाम सिर्फ चेंज किया है, दैट उसको हम लोग मंकी पॉक्स नहीं एम पॉक्स बोलेंगे। अब क्यों न्यूज में था? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है एंड ऑफ दिस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ एमपॉक्स आफ्टर 10 मंथ। तो सवाल होता क्या डब्ल्यूएचओ ने पहले इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था? यस, डब्ल्यूएचओ ने इसको पहले ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी होता क्या है भाई? ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे सीरियस थ्रेट होता है टू द पब्लिक हेल्थ इन द इंटरनेशनल स्केल। तो अगर देखो अगर रीजनल लेवल में हो कोई बात नहीं, बट अगर इंटरनेशनल लेवल में अगर थ्रेट हो सके कोई बीमारी के लिए तो अब उसको हम लोग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कोविड-19 पैंडेमिक वाज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ऑफ कोर्स सबको ही जानता है। जीका वायरस, इबोला वायरस का जो आउटब्रेक, दीज वेर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि इससे जो है लार्जर ग्रुप को खतरा था ना। सवाल ये भी होता है दैट अभी जो बोले दैट इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया, कैसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करती है भाई? किसी को भी ग्लोबल कोई भी बीमारी को उठा के घोषित कर दे, ऐसा हो चला जाता क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलता है। कोई भी बीमारी को आप नहीं घोषित कर सकते, उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ही ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कोई भी डिजीज को आप घोषित करते हो। वो क्राइटेरिया क्या क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया है द स्प्रेड इज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, मतलब अगर वो स्प्रेड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, इट कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक हेल्थ रिस्क टू द अदर स्टेट्स थ्रू द इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ डिजीज एज वेल, दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज दैट इसकी पोटेंशियलिटी है व्हिच रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड रिस्पांस, राइट? So it potentially requires a coordination international response। तो अगर सोचो जैसे पैंडेमिक अगर इंटरनेशनली सारे देश एक साथ नहीं आते तो इसको वायरस को रोकना मुश्किल था ना। सारा देश एक साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट किया तब, यस। अब सोचो ना अगर इंडिया वैक्सीन किसी को नहीं देती क्या होता? बहुत लोग मर जाते हैं, है ना। इंडिया को जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, कुछ कुछ अगर देश हमारे हेल्प नहीं करती
तो इंडिया में और भी जाने जा सकती थी। यही तो है ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, जिसका भी जरूरत है दुनिया उसको मदद कर रही है। ठीक है, एमपॉक्स की अगर बात करें, यस, पहले ही मैंने बोला दैट इट इज प्रीवियसली नोन एज मंकी पॉक्स। और ये कैसा कंडीशन होता था, देखो इस टाइप का कुछ कंडीशन होता था। स्मॉल पॉक्स जैसा कंडीशन होता है ना, वैसा ही कुछ कंडीशन होता था। वैसे अगर एमपॉक्स की बात करें, पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1970 में, कहां पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाले रीजन में। एंड इट लुक्स लाइक चिकन पॉक्स ओनली, जिसके सिम्टम्स अगर देख लीजिएगा, इट इंक्लूड्स फीवर, मलाइज, हेडेक एंड लिम्फ ग्लैंड्स जो है उसका इनलार्ज हो जाना, राइट। एंड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज वेरी मच, छुआछूत की बीमारी है ये, है ना। मोreover mpox spread rapidly and it can cause 1 out of 10 डेथ अगर इंफेक्टेड, मतलब अगर 10 लोगों का mpox हुआ है तो इट इज देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट एक लोग वहां पे मर भी सकते हैं, राइट। सो यस, हर 10 मतलब लोगों में, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट न्यूज में गाइस। नेक्स्ट न्यूज डील्स विद स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। नाउ ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, इनफैक्ट तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, अभी के लिए पहला स्टेट है हमारे देश का जिसने लॉन्च किया है स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। और इसके साथ तेलंगाना का विजन क्या है? तेलंगाना का विजन है दैट अगर स्टेट में स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, इसका मतलब हम एक सस्टेनेबल रोबोटिक्स इकोसिस्टम तेलंगाना में क्रिएट करना चाहता है, जिससे फ्यूचर में रोबोटिक्स के सेक्टर में तेलंगाना बहुत आगे चल जाए हमारे देश में, राइट। तो वही है, इट इंटेंड्स टू लेवरेज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इन की डोमेन्स, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंज्यूमर रोबोटिक्स है ना। और अल्टीमेट गोल जो है इस फ्रेमवर्क का वो है टू बिकम ए लीडर इन रोबोटिक्स और प्रोमोट अ सस्टेनेबल रोबोटिक्स इंडस्ट्री इन तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे बात करेंगे हम लोग ओडीएफ प्लस स्टेटस का, राइट। नाउ न्यूज क्या है वो हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद चीजों को और भी अच्छे कॉम्प्रिहेंड करेंगे। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किया दैट ओवर हाफ ऑफ द नेशनल, हमारे देश में जो विलेजेस है ना, जितने विलेजेस है आधा से तो ज्यादा हैव बीन अचीव ओडीएफ प्लस स्टेटस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो सवाल होता है ये ओडीएफ प्लस स्टेटस है क्या? इसका मतलब क्या है दैट ये विलेज जो है दीज आर नॉट ओनली मेंटेन देयर ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, तो इनका मेंटेन कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ ओडीएफ प्लस है, मतलब प्लस ऑल्सो इंप्लीमेंट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी यहां पे इंप्लीमेंट किया गया है। समझ लो, हम लोग बताएंगे ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस क्या होता है, सारे वेरिएशन है, नेक्स्ट सेशंस में वही डिस्कस करते हैं। अब इसमें लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। अगर बड़े बड़े टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स देख लीजिएगा ये सब है। वहीं पर गोवा और सिक्किम जो है ये स्मॉलर स्टेट्स में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है। ठीक है, अच्छा। ओवर 1 लाख ग्राम पंचायत हैव आल्सो पास्ड रिजोल्यूशन जिसमें बैन किया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक्स को। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में अगर बात करें तो जी हां दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 की अगर बात करें, इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। इसमें एलिमिनेट की जाने वाली थी ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरियाज बाय द ईयर 2019। उसके बाद स्टार्ट हुई फेज 2, जो क्या इंप्लीमेंट किया गया फ्रॉम अप टिल 2020 से 2025 के बीच में, जिसका फोकस है ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओडीएफ स्टेटस। मतलब ओडीएफ स्टेटस को अचीव तो कर लिया बट उसको सस्टेन भी तो करना है भाई, है ना। तो यही है। और इसमें और भी क्या क्या स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव्स, इसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट तो है ही, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, फीकल स्लज मैनेजमेंट, गोवर्धन, इंफॉर्मेटिक्स एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे चीजों को फोकस करने की बात की जा रही है ना। जब भी हम ओडीएफ स्टेटस की बात करूं तो वेरियस स्टेटस हम लोग को देखने को मिलता है ओडीएफ स्टेटस में, जिसमें ओडीएफ तो है ही, इसका मतलब नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन द ओपन। अगर आप ऐसे बैठकर मिल गए then that region is not ODF free, right? So if no one is found, ये बहुत सारा सब्जेक्टिव है, ऐसा थोड़ा ना सारे पुलिस ऑफिसर देखेंगे दैट हाँ कौन रेलवे ट्रैक में बैठ कर टट्टी कर रहा है ऐसा तो कोई नहीं देखेगा, बट जस्ट बोलने के लिए, राइट। सो ओके, सो दिस इज ओडीएफ स्टेटस। अब ओडीएफ प्लस क्या है? देखो यहां पे तो ऑफ कोर्स है ही, ये वाला तो है ही दैट नो वन इज डेफिकेटिंग इन द ओपन, बट साथ ही साथ कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स को भी मेंटेन करना है। ओडीएफ प्लस प्लस क्या है? ऑल कंडीशंस ऑफ ओडीएफ प्लस एंड टॉयलेट्स विद स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट भी करना है। वैसे ही वाटर प्लस जो है ये ऑल वेस्ट वाटर इज बीइंग ट्रीटेड एज पर
सीपीसीबी के नॉर्म्स बिफोर दे आर रिलीज्ड। नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा टेक्निकल ये चीज है लेकिन ध्यान से देखना। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सक्षम। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ना आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारा सक्षम हम लोग चीज देख रहे थे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का देखा था हम लोगों ने, ये क्या फिर अब यहाँ पे क्यों आपने को लिखा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने सक्षम लॉन्च किया है? देखो देखो जी हाँ, ये कंफ्यूजन बिल्कुल आएगा। ऐसा सक्षम नाम का प्रोग्राम या फिर इनिशिएटिव जो है बहुत मिनिस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किए गए अलग अलग सेक्टर में चीजें हैं। पहले तो उसको देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे एक है सक्षम आंगनवाड़ी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिमिलरली प्रोजेक्ट सक्षम इंडियन रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम यही था दैट कैसे इंक्रीज किया जा सके इंप्लॉइज की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को। वैसे ही सक्षम अवेयरनेस कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसका मेन एम यही था दैट कैसे स्प्रेड किया जाए अवेयरनेस इन ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर। सो ये सक्षम जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, तो इस चीज को आप अपने नोट कॉपी में अच्छे से लिख लो। अगर नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं भाई, नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेशन है ना वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप। चलो ये तो देख लिए। अब देखो ये क्या है ना, सक्षम की अगर बात करें, सॉरी हाँ, ये वाला सक्षम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसका क्या काम है वो चीज आप क्लियरली देख सकते हो दैट ये डेडिकेटेड और यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द कंट्री, और कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा टू इंश्योर दैट जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो कैपेसिटी है दिस इज मोर इनहांस्ड, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया इज हिटिंग अप स्लोअर देन द वर्ल्ड। वाओ, तालियां। अब इंडिया हीट अप स्लोअर देन द वर्ल्ड, ये तो खुशी की बात है शायद लग रही है। क्या है मुद्दा? देखो बोला जा रहा है एनुअल अगर टेम्परेचर देख लीजिएगा वर्ल्ड, इट इज नोन टू हैव इंक्रीज बाय 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 1850 से 1900 का पीरियड। बट ये इंक्रीज जो है यूनिफॉर्म नहीं है दुनिया में के हर जगह में, कुछ कुछ जगह में ज्यादा है, कुछ कुछ जगह में कम है। जैसे इंडिया में जो ये टेम्परेचर जो राइज हो रहा है ना वो कम हो रहा है। एंड यह पॉइंट ना आप लिख लो भाई, लिख लो इसको, ट्रस्ट मी। कहीं भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात बोलनी पड़े ना, जहां पर आपको दिखाना पड़े दैट वेस्टर्न कंट्रीज क्या कर रही है और हमारी कंट्रीज क्या कर रही है, तो यू कैन पुट द एग्जांपल ऑफ दिस वेरी रिपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर मेंस दिस ईयर। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, क्लाइमेट रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा ना। तो यार पहले से प्रिपेयर रहो ना। जब हम लोग जानते हैं तो ये पॉइंट क्यों नहीं इंक्लूड करोगे भाई? बिल्कुल करना पड़ेगा। यहां पे बोला गया, देखो एक तो ओशन का टेम्परेचर होता है, एक और लैंड का टेम्परेचर ना। अब मैंने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है आप लोग? मैंने यही पढ़ा है स्पेसिफिक हीट वाटर का ज्यादा होता है, सो वाटर टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड अप और लैंड टेक्स लेस टाइम टू गेट हीटेड अप, राइट। सो लैंड टेम्परेचर का इंक्रीज अगर देख लीजिएगा, वो देखो कहा जा रहा है दैट प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ लैंड के ऊपर रीजन का टेम्परेचर। बट वहीं पर ओशन के ऊपर के रीजन का टेम्परेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.88 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हुआ है। समझ लो, लैंड जितना रीजन है ना उसके ऊपर वाला रीजन। अच्छा अब बताओ तो आप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मिल का प्रोपोर्शन है या सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड का प्रोपोर्शन है? यस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड का प्रोपोर्शन है। तो जी हाँ, द आंसर इज वेरी ट्रू दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इफ यू सी दैट लैंड का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स द overall temperature increase in northern hemisphere is more, we can clearly say it, right? Similarly क्योंकि southern hemisphere में ocean का proportion ज्यादा है और ocean के ऊपर जो region का temperature है वो जो बढ़ा है, वो भी बढ़ा है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है वो भी बढ़ा है बट वो कम रेट से बढ़ा है ना, राइट। तो इसीलिए ये जो रीजन है यहां पर ये बोला गया दैट इज ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है दोनों सेक्टर में। बट इस दोनों सेक्टर में अगर इंडिया में देख लीजिएगा, इंडिया में सिर्फ 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड ही इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। एंड यू कैन यूज दिस वेरी पॉइंट एज एन फर्दर पॉइंट इन जस्टिफाइंग योर एनी एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। सवाल होता है ठीक है, अगर बोल तो दिया हम लोग, आपको इसका रीजन भी तो बतलाना पड़ेगा। यस एब्सोल्युटली, रीजन क्या है? रीजन है हमारे कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। एक्चुअली अगर देखो एटमॉस्फेयर, देखो अगर ये हम लोग अर्थ मान रहे हैं तो हम वी नो दैट अर्थ का जो ये रीजन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला रीजन, जिसको हम लोग
ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं, वहां पर द प्रोपोर्शन ऑफ हीट इज रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम. ऑलराइट, वी नो दैट हीट इन दिस वेरी रीजन, राइट, ये बहुत ज्यादा है. अब क्या होता है, ये अगर बहुत ज्यादा है तो व्हाट विल हैपन इज दैट यहां पर एयर सर्कुलेशंस भी काफी ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है. कैसे? देखो, एरोसॉल्स स्कैटर करती है सनलाइट को. इस रीजन में एरोसॉल्स का रिलीज ज्यादा है, जिसके कारण स्कैटर हो जाती है सनलाइट. उसके कारण जो है प्रॉपर लैंड हीट को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता. ये तो पहला रीजन बतलाया जा रहा है. दूसरा, यहां पे वही चीज बोला गया, इसी को जस्टिफाई किया गया दैट एरोसॉल रीजन इन इंडिया रीजन जो है वो क्वाइट हाई है, इसीलिए ये नहीं होता है. राइट, तो पहला आपको रीजन पता चल गया. दूसरा रीजन में अगर बात करें तो वो है पोलर रीजनल वार्मिंग. नाउ यहां पे क्या बोला गया, पोलर रीजन, ज्यादातर आर्कटिक वाला अगर रीजन देख लीजिए, आर्कटिक वाला रीजन कौन है, यही जो आर्कटिक सर्कल के भीतर में जो रीजन आता है ना, वो आर्कटिक रीजन है. अभी देखा जा रहा है दैट उस रीजन में जो वार्मिंग इंपैक्ट है ना, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. कैसे बहुत ज्यादा? देखो, आईपीसीसी का रिपोर्ट, ये मैं तो रिपोर्ट नहीं बना रहा हूं, किसने बनाया? आईपीसीसी का रिपोर्ट है. आईपीसीसी का रिपोर्ट बोलता है दैट आर्कटिक रीजन हैज वार्म एटलीस्ट ट्वाइस एज मच एज द वर्ल्ड का एवरेज. और वहीं पर इंडिया में देखो कितना लो राइज इन टेम्परेचर है ना. तो दीज आर द रीजंस जिसके कारण ऐसा चीज हमें देखने को मिल रहा है. राइट, सो ये रहा ओवरऑल आज का डिस्कशन क्लासेस. आशा करता हूं दैट आपको चीजें समझ में आई होंगी, एंड अगर समझ में आई होंगी देन, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस, देन प्लीज 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 शेयर इट विद ऑल द एस्पिरेंट्स whosoever is being watching these videos, because हम लोग भद्रा आईएएस एकेडमी में समय के साथ साथ डिस्कशन के पैटर्न्स को वी आर ऑल टुगेदर गोइंग टू गिव इट अ न्यू हाइट्स. राइट, सो द मोर यू गाइज गेट अटैच्ड टू अस, द मोर we will also be very much happy to accommodate you guys, and of course हमारी भी क्वालिटी धीरे धीरे of course increase कर रहे हैं, and there are many surprises that we are going to give it to you in upcoming classes. So yes, hang on with Bhadra IAS Academy for the daily Assam Tribune as well as national and international news analysis. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.